बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय हिंदी लेके आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और यह प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा का है और खंड अ है। और ये इसके पूर्णांक आपके कितने अंक के रहेंगे? 60 अंक के। और परीक्षा होती 2.5 घंटे है इसकी। और आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट कैसे भरना है, आपको रोल नंबर कैसे भरना है, तो कैसे प्रश्न आएंगे आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या रहेगा, इस प्रकार से आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपको प्रश्न भी रहेंगे और उत्तर भी उसी में लिखना है। और क्या करना है आपको इसमें, जैसे रोल नंबर अंकों में कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहाँ पे शब्दों में लिखना है, और यहाँ पे आपकी शाला का नाम आएगा, आपकी शाला का डाइस कोड, परीक्षा केंद्र क्रमांक और परीक्षा दिनांक। इस प्रकार से इतनी कॉलम पूर्ति करने के बाद आप फिर पेपर को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। इस प्रकार ये आपका हिंदी का पेपर है। आपको हिंदी में इस प्रकार से एक क्या आएगा, निर्देश दिए कि दी हुई सूचना दी रहेगी। इस सूचना के आधार पर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना। 4 विकल्प रहेंगे, चारों विकल्प को उत्तर देना। पहले आपको सूचना बारीकी से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ के दिया है सूचना में, मतदाता जागरूकता अभियान 2018, मतदान दिनांक है 28 नवंबर 2018। सभी जारी तब पहुँचे बूथ, नारी तब जब पहुँचे बूथ, लोकतंत्र को करे मजबूत। फिर दिया अगला, खेत खलिहान और गांव से निकलो, वोट डालने बिना दबाव के निकलो। बिजली विनती करते हैं बारंबार, उपयोग करो मताधिकार। फिर यहाँ दिया, वोट हमारा हमाओ है अनमोल, कभू न ले है एको मोल। इस प्रकार से यहाँ विज्ञापन दिया है। और जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी, सौंदर्य नगर परिषद सादोल, जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक सूचना दी गई, सूचना को पढ़ना है। सूचना के आधार पर नीचे इसके प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों में से जो सही आंसर होगा आपको बताना है। और ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 से 10 तक, और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक रहेंगे? 1 अंक। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यह अभियान किस लिए है? जो यह अभियान है किस लिए है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1, मतदान की तारीख बताने के लिए, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए, लोगों को मतदान से रोकने के लिए, और घ नंबर है प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। तो ये जो आपका अभियान है किस लिए है? मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। तो इसका ख नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला इसी का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहा है, पढ़िए। खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है? इसके 4 ऑप्शन है। क नंबर ग्रामीण लोगों को, ख नंबर किसानों को, ग नंबर मतदाताओं को, और घ नंबर दुकानदारों को। तो खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर ग्रामीण लोगों को। जो गाँव के लोग हैं उन्हें मतदान करने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रेरित किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, ग नंबर शासकीय निर्देशों का पालन करने के लिए, और घ नंबर लोगों को भ्रमित करने के लिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। इसका सही आंसर ख नंबर होगा, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? क नंबर पैसा लेकर वोट दें, ख नंबर सभी मतदाता वोट डालें, ग नंबर वोट डालने नहीं जाएंगे, और घ नंबर जाति के आधार पर वोट डालेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो ख नंबर का आंसर सही होगा, सभी मतदाता वोट डालेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 5, यह सूचना किस लिए जारी की गई? क नंबर शासकीय हित में, कर्मचारी हित में, जनहित में, और व्यक्तिगत हित में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर जनहित में। ये सूचना थी, ऊपर हमने जो पढ़े थे सूचना, वह किसके लिए? जनहित में जारी की गई थी। इस प्रकार आपके ये 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और ये पाँचों प्रश्न में आपको 5 यदि सही से किए तो 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के बाद प्रश्न नंबर 6 आएगा। प्रश्न नंबर 6 को हल करने से पहले कुछ निर्देश दिए, इसे पढ़ लेते हैं हम। क्या दिया निर्देश में? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद जो सही विकल्प है वह चुनकर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी का संधि विच्छेद। जो विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा? क नंबर विद धन अर्थी, ख नंबर विधा धनार्थ, ग नंबर विधा धन अर्थी, और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आएगा ग नंबर विधा धन अर्थी।
क्या होगा? विद्यार्थी। इसका ग नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम इस गद्यांश को पढ़ना अनिवार्य है। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, ना रह सकता है और ना किसी की प्रतीक्षा करता है। विद्यार्थी जीवन में समय का अपना महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थी को इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए। इस गद्यांश को आपको बारीकी से पढ़ना है और उसके आधार पर यहाँ पे आपको जो 5 प्रश्न दिए इनके उत्तर देना है। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़े हैं तो आपको 5 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 इसका अभी बता दिए। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ग नंबर विधाधन अर्थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, तो यहाँ पे देखो ये दिया है, संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समय। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, क नंबर धन, ख नंबर शक्ति, ग नंबर वैभव और घ नंबर समय। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समय। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय है। फिर प्रश्न नंबर 8 देखिए। शत्रु का विलोम शब्द है। क नंबर मित्र, ख नंबर दुश्मन, ग नंबर दोस्त और घ नंबर सभी। तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर मित्र। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9। श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है। विशेषण जो विशेषता बताता है, तो श्रेष्ठ नागरिक, तो नागरिक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ क्या आ जाएगा? विशेषण होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक। इसका ख नंबर का आंसर सही होगा। श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण श्रेष्ठ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। अमूल्य शब्द में उपसर्ग है। आपको यहाँ पे अमूल्य शब्द का उपसर्ग बताना है। क नंबर मुँह, ख नंबर लय, ग नंबर मूल्य, घ नंबर अ। तो इसका सही उपसर्ग कहाँ लगता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पे अमूल्य में अ क्या है? उपसर्ग है। तो इसका घ नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार इस गद्यांश के माध्यम से आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। आपको 5 विकल्प एक एक अंक के रहेंगे, वहाँ से सही आंसर छाट के आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपके 10 अंक, यदि आपने सही किए तो 10 अंक कंप्लीट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला आपको लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। इसके बाद क्या आएंगे? आपके लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। और लघुत्तरी प्रश्न कितने रहेंगे? 11 से 20 तक। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 3 अंक का रहेगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको एक पंक्ति दी रहेगी, उसके क्या स्पष्ट करना है? भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति क्या है? गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो क्या करना है आपको? इसके भाव स्पष्ट करना है, यानी इसका अर्थ लिखना है आपको। तो क्या करेंगे आप? संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कुंडलियाँ हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती के पाठ गिरधर की कुंडलियाँ से अवतरित किया गया या लिया गया है। इसके रचयिता कवि गिरधर हैं। ये संदर्भ में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में इसमें जो पंक्ति दी, इस पंक्ति के भाव बताना है आपको। कवि बताते हैं कि गुणकारी यानी लाभदायक अथवा अच्छी वस्तु, अच्छी बात के हजारों लोग ग्राहक होते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे इसका प्रसंग और वो बता दिए। अब इसके बाद इसका भावार्थ बताएंगे, यानी इसका अर्थ क्या होता है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। आप अर्थ भी लिख सकते हैं, भावार्थ अर्थ। महाकवि या कवि गिरधर कहते हैं कि गुणों के ग्रहण करने वाले लोग तो हजारों की संख्या में होते हैं। गुणों को ग्रहण करने वाले लोग हजारों होते हैं। अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले लोग कैसे होते हैं? हजारों संख्या में होते हैं। बिना गुण की वस्तु को कोई भी नहीं लेता है। जो वस्तु अच्छी नहीं है, बिना गुण वाली है, उसे कोई भी नहीं लेता। जिस तरह कौवा और कोयल के शब्द को तो सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है। इन दोनों, कौवा और कोयल का रंग एक सा होता है, परंतु सभी कौवे अपवित्र होते हैं। इस प्रकार से आप इस जो पंक्ति है इसके भावार्थ लिख सकते हैं। किसके बारे में बताया गया है? इसमें अच्छे गुणों के बारे में बताया। अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाले लोग हजार होते हैं और बिना गुण की वस्तु को कोई नहीं लेता। जिस तरह कौवा और कोयल के शब्द को तो सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, कौवा की वाणी सभी को अच्छी नहीं लगती। दोनों के रंग कैसे होते हैं? काले होते हैं, एक समान होते हैं, परंतु सभी कौवे को अपवित्र मानते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा है? पढ़िए। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो आप उत्तर बता देंगे।
डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के दिए प्रत्येक कठोर आघात को बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला था। किसने? डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के दिए, जो भाग्य ने उससे दिया था, दिए प्रत्येक कठोर आघात को बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला। अल्प आयु यानी कम आयु में ही इतने कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी देवांगना से कम ना थी, अतः लेखिका ने उसे देवांगना कहा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है? आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? तो आप उत्तर बता देंगे। उत्तर में क्या है? आर्यभट्ट ने बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने क्या बताया? हमारी जो पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है, आकाश का तारामंडल स्थित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ साथ हम भी घूमते रहते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित बातें बताई थी, जो आपको इस उत्तर के माध्यम से हमने बताया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हो चुका है। 12, 13। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? शहीद हुए स्वर्गीय निहालचंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप उत्तर बता सकते हैं। शहीद हुए बिश्नोई स्वर्गीय श्री निहालचंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत सूर्य चक्र से सम्मानित किया है। स्वर्गीय निहालचंद बिश्नोई एकमात्र गैर सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। धन तो बहते हुए जल के समान होता है, इसलिए हमें धन पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है? प्रश्न को पढ़िए पहले। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? वह प्रत्यय लिखकर उससे बने अन्य 4 शब्द लिखिए। देखिए, सेना में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सेना में इक प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। और उसके उदाहरण बताए, जैसे सेना धन इक क्या हो गया? सैनिक। नीति धन इक नैतिक। मूलधन इक मौलिक। समाज धन इक सामाजिक। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रत्यय लगाने के लिए कहा था। सेना में कौन सा प्रत्यय लगता है? इक प्रत्यय लगता है, और उससे संबंधित हमने 4 और अन्य शब्द बना के आपको बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? वह उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न आपका सहायक वाचन का है, क्योंकि सहायक वाचन से भी आपको 2 प्रश्न पूछेंगे, इसलिए सहायक वाचन की भी तैयारी आप करना। और आपको बता दें कि आप अपनी पढ़ाई किससे करेंगे? एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि उससे ही आपको अधिक प्रश्न पूछेंगे। देखिए, उत्तर क्या होगा? सन 1942 में मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। किसानों और जनता ने विदेशियों की लूट खसोट के खिलाफ हथियार उठा लिए। शीघ्र ही विद्रोह नर्मदा घाटी में फैल गया। देखिए, ये जो था सन 1842 में मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेला विद्रोह शुरू हुआ। किसानों और जनता ने विदेशियों की लूट खसोट के खिलाफ हथियार उठा लिए। शीघ्र ही विद्रोह नर्मदा घाटी में फैल गया। सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तथा चंदेरी में संघर्ष हुआ। सागर में विद्रोही नेता मधुकर शाह और जवाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने मधुकर शाह को फांसी दे दी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? पढ़िए उसे। सालिम अली के चाचा ने उसको मिलाट से क्यों मिलवाया? जो सालिम अली थे, उनके चाचा ने उनको मिलाट से क्यों मिलवाया? तो आप उत्तर बता देंगे। उत्तर क्या है? सालिम अली के चाचा ने उनको मिलाट से इसलिए मिलवाया कि सालिम को उनसे अधिक पक्षियों के बारे में जानकारी मिल सके। मिलाट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कार्यालय में एक अवैतनिक सचिव थे। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए। लंदन में गांधी जी ने मां को दिए वचनों का पालन कैसे किया? उत्तर देखिए। लंदन में रहते हुए गांधी जी ने मांस एवं मदिरा का स्पर्श तक नहीं किया। यदि कोई मांस सेवन का आग्रह करता तो वे उसे दृढ़ता से ठुकरा देते थे। भाग्यवश एक दिन उन्हें फेरिंगटन स्ट्रीट में
एक शाकाहारी भोजनालय दिखाई दिया जहां उनकी रुचि अनुकूल भोजन सुलभ होने लगा। तो गांधी जी ने माँ को क्या वचन दिए थे? वे मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, उसे स्पर्श भी नहीं करेंगे, और उसका उन्होंने पालन किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 आपका कैसा रहेगा? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहेंगे। 11 से 20 तक प्रश्न जो रहेंगे आपके 3 अंक के रहेंगे, और 21 से 24 तक के प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 5 अंक के। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, निर्देश में दिया है। प्रश्न 21 क्या दे रहा है? कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनके बारे में आपको 10-12 पंक्ति लिखना है, और कितने अंक का प्रश्न है ये? 5 अंक का, इसलिए थोड़ा बड़ा आएगा आपका। देखिए, पहली कृत्रिम उपग्रह के महत्व पर 10 पंक्ति निम्नलिखित है। नंबर 1, कृत्रिम उपग्रहों से ग्रहों के बारे में तथा सौरमंडल के विषय में पता चल सकता है। किसके बारे से? कृत्रिम उपग्रहों से किसके बारे में? ग्रहों के बारे में तथा सौरमंडल के विषय में पता चल सकता है। फिर नंबर 2 क्या है? भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया। फिर तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? आर्यभट्ट नामक उपग्रह को 19 अप्रैल सन 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया। फिर चौथा नंबर, आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान का एक चमकीला सितारा था। नंबर 5, आज अनेक देश कृत्रिम उपग्रहों को चंद्रमा, मंगल आदि पर भेज रहे हैं। आज अनेक देश कृत्रिम उपग्रहों को चंद्रमा, मंगल आदि पर भेज रहे हैं। कृत्रिम उपग्रहों से अन्य उपग्रहों की जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उपग्रहों के कारण ही आज चंद्रमा पर निवास संभव हुआ है। प्रश्न नंबर पॉइंट 8 देखिए, कृत्रिम उपग्रह ही अंतरिक्ष की परिक्रमा करने में सफल है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम उपग्रह की रफ्तार गति बहुत तेज होती है। कृत्रिम उपग्रहों के कारण ही विज्ञान आज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से आपको जो कृत्रिम उपग्रह के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पे आपको 10 पंक्तियां लिख के बताया, या 10 पॉइंट के रूप में आपको बता दिए, और ये 5 अंक का है। आपको जो और इसके अलावा जो याद हो वह भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 में आपको पत्र दिया है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या सावधानियां रखी, इसके बारे में लिखना है। या पत्र या आवेदन पत्र भी आप तैयार कर सकते हैं। मित्र को पत्र है, पिता को पत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने मित्र को पत्र बताए हैं जिसमें आपने कोरोना महामारी में जो क्या क्या सावधानी रखी थी उसके बारे में बताएंगे। तो पत्र कैसे लिखना है? पहले आप इस साइड जो आपका पता है वह लिख देंगे, पता। फिर यहाँ पे अपने मित्र का, जिस प्रिय मित्र राम, जो अपने मित्र जिसको लिख रहे हैं वह लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे? मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से तुम भी कुशल से होंगे। तुम्हें यह विदित ही है कि कोरोना महामारी ने लगभग पूरे संसार को ही अपनी चपेट में ले लिया था। आज भी यह महामारी पूरी तरह शांत नहीं है। महामारी के चरम उत्कर्ष पर इससे बचने के लिए मैंने अनेक सावधानियां रखी थी, जैसे मुंह पर मास्क लगाया, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज तथा साबुन से साफ किया, भीड़ वाली जगह पर नहीं गया, बहुत ही आवश्यक होने पर घर से बाहर निकला, बुखार आ जाने पर तुरंत डॉक्टर से दवा ली और गर्म पानी का ही सेवन किया। इन्हीं बचावों से शायद मैं इस महामारी से बचा रहा। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहना तथा छोटू को प्यार, शेष मिलने पर। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद तुम्हारा मित्र जो आप जिसको आपका जो भी नाम है वह नाम यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो मित्र को पत्र कैसे लिखना है आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 ये भी कितने अंक का है? आपका 5 अंक का रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हरि सिंह का बाल्यकाल अभावों में बीता। डॉक्टर हरि सिंह का बाल्यकाल अभावों में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की।
तो इस प्रकार जो विद्यार्थी हरि सिंह गौर का विद्यार्थी जीवन था वो बाल्यकाल कैसा था, उनका अभाव से बीता हुआ था और उनकी माँ ने उनका जो पालन पोषण है बहुत संघर्ष से किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सागर में की थी और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 23 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, पढ़िए। अलंकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अलंकार की परिभाषा बता दे रहे हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों एवं अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। क्या कह रहे हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों एवं अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। और यहाँ पूछा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उत्तर में बता देंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, पहला हो गया आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होगी, जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार की परिभाषा क्या होगी, जहाँ काव्य का चमत्कार अर्थ पर उत्पन्न होता है या जहाँ का अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। यदि आपको ये परिभाषा याद है तो आप ऐसा भी बता सकते हैं, जैसे शब्दालंकार की परिभाषा क्या बताएंगे, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। फिर शब्दों के आधार पे जो शब्दालंकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। देखिए शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार कौन से हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे आपको शब्दालंकार के भी प्रकार बता दिए और अर्थालंकार के भी। यदि आपको पूछता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए और उसका उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताएंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में क्या बता सकते हैं, चारू चरण की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे च की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए जी कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, यमक अलंकार की परिभाषा बताइए, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप बता सकते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पे देखिए कनक कनक, कनक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, जहाँ एक कनक शब्द का अर्थ क्या हुआ, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। यानी कि एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जैसे रहमन पानी राखिए वाला उदाहरण आ जाएगा। फिर उसके बाद अर्थालंकार के जो आपको 3 भेद बताए थे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी उपमा अलंकार की, जब किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए अथवा उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 24 में अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकार और शब्दालंकार अर्थालंकार की परिभाषा, शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपको हमने बता दी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ आपके 24 प्रश्न कंप्लीट हुए, यानी यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आप इस पेपर के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपको हमारे द्वारा ये जो प्रश्न पत्र बताया गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, रियल प्रश्न पत्र नहीं है, लेकिन इससे आपके पेपर में अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है,
यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।